प्रिय दोस्तों, हम एक महान वैज्ञानिक मैडम मैरी क्यूरी के बारे में बात करेंगे। इनको दो अलग अलग क्षेत्रों फिजिक्स और केमिस्ट्री पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर कार्य किया। इन्होंने 2 एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम की खोज की। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। नमस्ते, मैं हूं मनमोहन चौहान। विज्ञान की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने न केवल नई खोजें की बल्कि मानवता के सोचने का तरीका बदल दिया। आज हम मैडम मारिया क्यूरी के उस वैज्ञानिक सफर पर चलेंगे जिसने रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के बंद दरवाजों को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। वारसा की वह मेधावी बेटी, अर्ली जीनियस मारिया स्कोलोडोवास्का का जन्म 1867 में पोलैंड में हुआ। उनके पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। बचपन से ही उनमें जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी एकाग्रता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वारसा की तंग गलियों से निकलकर विज्ञान के शिखर तक पहुंचने वाली मारिया का बचपन चुनौतियों भरा था। उनके पिता ने उन्हें विज्ञान की बारीकियां सिखाई। वह घंटों तक अपने पिता की लैब के उपकरणों को निहारती रहती थी, मानो वे उपकरण उनसे कुछ कह रहे हों। शिक्षा का गुप्त मार्ग, दी फ्लाइंग यूनिवर्सिटी। तत्कालीन पोलैंड में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। मारिया ने रूसी अधिकारियों से बचकर फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। यह एक भूमिगत अंडरग्राउंड शिक्षण संस्थान था जिसने उनकी वैचारिक नींव रखी। जब कानून ने उन्हें पढ़ने से रोका तो उन्होंने छिपकर पढ़ना शुरू किया। फ्लाइंग यूनिवर्सिटी का अर्थ था ऐसी कक्षाएं जो पकड़े जाने के डर से हर बार अपनी जगह बदल लेती थी। मारिया ने जोखिम उठाया क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था, विज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचना। सोरबोन एक नया जीवन, साइंटिफिक ट्रेनिंग इन पेरिस। 1891 में पेरिस पहुंचकर उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने मैरी नाम अपनाया। कड़े संघर्ष और गरीबी के बीच उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स में प्रथम और गणित, मैथमेटिक्स में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पेरिस की सड़कों पर एक साधारण सी लड़की जिसके पास अक्सर केवल एक ही वक्त का खाना होता था, मैरी ने अपने कमरे की ठंड से बचने के लिए अपने पास मौजूद सारे कपड़े ओढ़ दिए, लेकिन अपनी किताबों को कभी बंद नहीं होने दिया। उनकी मेहनत ने उन्हें सोरबोन की सबसे मेधावी छात्रा बना दिया। पियरे क्यूरी पूरक और साथी, ए पार्टनरशिप ऑफ माइंड्स। 1894 में उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। पियरे मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व पर काम कर रहे थे। दोनों का प्रेम साझा वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित था। 1895 में उनका विवाह हुआ, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी रिसर्च टीम को जन्म दिया। पियरे और मैरी का मिलन दो आत्मों का नहीं, बल्कि दो महान दिमागों का मिलन था। पियरे ने मैरी के भीतर की वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने तय किया कि वे अब हर शोध साथ मिलकर करेंगे। उनकी शादी सादगी भरी थी, जहां गहनों की बजाय उन्होंने नई साइकिलें खरीदी। रेडियो एक्टिविटी का उदय, द बर्थ ऑफ ए कंसेप्ट। हेनरी बेकरेल की यूरेनियम किरणों से प्रेरित होकर मैरी ने अपने पीएचडी का विषय चुना। उन्होंने इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके हवा में बिजली के प्रवाह को मापा और साबित किया कि यह विकिरण, रेडिएशन, सीधे परमाणु एटम से आता है। मैरी ने एक ऐसी खोज की जिसने परमाणु के कभी न टूटने वाले सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने पाया कि यूरेनियम की किरणें किसी रासायनिक क्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह परमाणु के भीतर की कोई गतिविधि है। उन्होंने इसे रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया।
पिच ब्लेंड की वैज्ञानिक पहेली, द एनोमली ऑफ पिच ब्लेंड। मैरी ने पिच ब्लेंड यूरानीनाइट नामक खनिज का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि पिच ब्लेंड शुद्ध यूरेनियम की तुलना में 4 गुना अधिक सक्रिय है। यह इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण था कि इसमें कोई नया अज्ञात तत्व मौजूद है। प्रयोग के दौरान एक विसंगति सामने आई। पिच ब्लेंड से निकलने वाला विकिरण यूरेनियम की मात्रा से कहीं ज्यादा था। मैरी की वैज्ञानिक सोच ने तुरंत पहचान लिया कि इस खनिज के भीतर कोई ऐसा तत्व छिपा है जो यूरेनियम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। पोलोनियम की खोज, जुलाई 1898। फर्स्ट न्यू एलिमेंट। मैरी और पियरे ने रासायनिक पृथक्करण केमिकल सेपरेशन की प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने एक नया तत्व खोजा जिसका नाम उन्होंने पोलोनियम रखा। इसकी रेडियोधर्मिता यूरेनियम से 400 गुना अधिक थी। जुलाई 1898 में क्यूरी दंपत्ति ने दुनिया को पोलोनियम दिया। मैरी ने इसका नाम अपनी मातृभूमि पोलैंड के नाम पर रखा, जो उस समय दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। यह विज्ञान के माध्यम से उनकी देशभक्ति का एक संदेश था। रेडियम का चमत्कार, दिसंबर 1898। द रेडियम ब्रेक थ्रू। पोलोनियम के बाद उन्होंने एक और तत्व खोजा जिसे रेडियम नाम दिया गया। रेडियम एक अत्यंत शक्तिशाली रेडियोधर्मी तत्व है। यह अंधेरे में स्वयं चमकता है और निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसी साल के अंत में रेडियम की खोज हुई। यह पोलोनियम से भी कहीं ज्यादा सक्रिय था। रेडियम की खोज ने रसायन विज्ञान की पूरी समझ बदल दी। यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी ऐसी धातु को देखा था जो खुद अंधेरे को चीरने वाली रोशनी पैदा कर सकती थी। पृथक्करण का महायज्ञ, द टॉयल ऑफ आइसोलेशन। रेडियम को शुद्ध रूप में प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। मैरी ने एक पुरानी लकड़ी की शेड में 4 वर्षों तक काम किया। उन्होंने लगभग 8 टन पिच ब्लेंड को उबाला और छाना ताकि कुछ मिलीग्राम शुद्ध रेडियम प्राप्त हो सके। रेडियम की खोज कागजों पर तो हो गई थी, लेकिन उसे शुद्ध रूप में दुनिया को दिखाना बाकी था। मैरी ने एक ऐसी लैब में काम किया जिसे जर्मन वैज्ञानिक एक अस्तबल और आलू के गोदाम का मिश्रण कहते थे। वहां उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, 1903 फिजिक्स नोबेल। रेडियोधर्मिता पर उनके शोध के लिए मैरी, पियरे और हेनरी बेकरेल को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी क्यूरी नोबेल जीतने वाली विश्व की पहली महिला बनी। उन्होंने साबित किया कि विज्ञान में प्रतिभा का कोई लिंग, जेंडर नहीं होता। 1903 में स्टॉकहोम ने उनके काम को सलाम किया। यह पुरस्कार केवल एक पदक नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत थी जिन्हें विज्ञान से दूर रखा गया था। मैरी अब एक वैश्विक आइकन बन चुकी थी। पियरे का दुखद निधन, ए साइंटिफिक ट्रेजेडी। 1906 में पियरे क्यूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैरी के लिए ये अपूरणीय क्षति थी। उन्होंने पियरे के अधूरे सपनों और वैज्ञानिक शोध को जारी रखने का साहसी संकल्प लिया। पियरे का जाना मैरी के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उनके जीवन का आधा हिस्सा खत्म हो गया है, लेकिन एक वैज्ञानिक कभी रुकता नहीं। उन्होंने पियरे की याद में खुद को प्रयोगशाला के और भी करीब कर लिया। सोरबोन की पहली महिला प्रोफेसर, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। पियरे की मृत्यु के बाद मैरी को सोरबोन में उनकी जगह प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह इस विश्वविद्यालय के 600 साल से अधिक के इतिहास में पढ़ाने वाली पहली महिला प्रोफेसर बनी। जिस यूनिवर्सिटी ने कभी महिलाओं को छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था, आज उसी यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित हॉल में मैरी क्यूरी व्याख्यान दे रही थी। उनकी कक्षा में दुनिया भर के विद्वान उन्हें सुनने आते थे।
रसायन विज्ञान का नोबेल 1911, केमिस्ट्री नोबेल 1911 में मैरी को रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार रेडियम और पोलोनियम की खोज और रेडियम को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए था। वह 2 बार नोबेल पाने वाली एकमात्र महिला है। मैरी ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। 2 अलग अलग विज्ञानों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल जीतना एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा पाया है। यह विज्ञान की निर्विवाद रानी बन चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध और लिटिल क्यूरीज, ह्यूमैनिटेरियन साइंस। 1914 में युद्ध के दौरान मैरी ने अपनी लैब छोड़कर मानवता की सेवा की। उन्होंने मोबाइल एक्सरे गाड़ियां तैयार की जिन्हें लिटिल क्यूरीज कहा गया। उन्होंने 10 लाख से अधिक घायल सैनिकों की जांच में मदद की। जब मानवता संकट में थी, मैरी ने अपनी रेडियम को सुरक्षित रख दिया और एक्सरे मशीनों को लेकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी इरेन को भी साथ लिया। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य लोगों की जान बचाना है। रेडियम और चिकित्सा, द पावर ऑफ हीलिंग। रेडियम का उपयोग कैंसर के इलाज, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाने लगा। इसे क्यूरी थेरेपी कहा गया। मैरी ने अपने संस्थानों के माध्यम से रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन की नींव रखी। रेडियम केवल एक चमकदार धातु नहीं थी, वह कैंसर जैसी घातक बीमारी के खिलाफ एक हथियार बनी। मैरी ने चिकित्सा पद्धति में क्रांति ला दी। आज हम जो रेडियोथेरेपी देखते हैं वह मैरी क्यूरी की ही देन है। पेटेंट से इनकार, साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। मैरी और पियरे ने रेडियम को अलग करने की विधि का पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने कहा, रेडियम एक तत्व है, यह पूरी मानवता का है। उन्होंने व्यक्तिगत अमीरी की बजाय सामाजिक कल्याण को चुना। अगर मैरी चाहती तो वे दुनिया की सबसे धनी महिला बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी खोज को मुक्त रखा ताकि दुनिया का हर वैज्ञानिक और डॉक्टर इसका उपयोग कर सके। उनकी महानता उनके सिद्धांतों में थी। रेडियम संस्थान की स्थापना, बिल्डिंग द लीगेसी। उन्होंने पेरिस और वारसा में क्यूरी इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की। ये संस्थान आज भी कैंसर अनुसंधान और परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के वैश्विक केंद्र हैं। मैरी ने केवल खोजें नहीं की, उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए मंदिर बनाए। पेरिस का रेडियम इंस्टीट्यूट उनकी मेहनत का स्मारक है, जहां आज भी कैंसर से लड़ने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अदृश्य शत्रु रेडिएशन, द इनविजिबल फो। वर्षों तक रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ असुरक्षित काम करने के कारण मैरी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। उस समय तक रेडिएशन के घातक प्रभावों के बारे में विज्ञान को जानकारी नहीं थी। जिस रेडियम को उन्होंने अपनी संतान की तरह पाला था, वही उनकी जान का दुश्मन बन गया। वह अक्सर अपनी जेब में रेडियम की शीशियां रखती थी। उनके शरीर पर पड़े निशान उनकी वैज्ञानिक साधना के गहरे घाव थे। अंतिम यात्रा 1934, दी फाइनल जर्नी। 4 जुलाई 1934 को मैडम क्यूरी का निधन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में कहा था, मैरी क्यूरी सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों में एकमात्र ऐसी हैं जिन्हें प्रसिद्धि कभी बिगाड़ नहीं सकी। 66 वर्ष की आयु में विज्ञान की यह लौ शांत हो गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना स्वास्थ्य और अपनी खुशियां विज्ञान की वेदी पर चढ़ा दी थी। दुनिया ने एक ऐसी शख्सियत खो दी जिसका विकल्प शायद कभी नहीं मिल पाएगा। अमर नोटबुक, रेडियो एक्टिव लीगेसी। मैरी क्यूरी की शोध नोटबुक, फर्नीचर और यहां तक कि उनके कुक बुक भी आज इतने रेडियो एक्टिव हैं कि
उन्हें फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में लेड के बक्सों में रखा जाता है। मैरी क्यूरी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, अपनी ऊर्जा के रूप में। उनकी नोटबुक आज भी इतनी सक्रिय है कि उन्हें छूने के लिए विशेष सुरक्षा सूट पहनना पड़ता है। उनकी लिखी हर लाइन में विज्ञान की धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है। इरेन जूलियट क्यूरी, अगली पीढ़ी, द नोबल डॉटर। मैरी की विरासत उनकी बेटी इरेन ने आगे बढ़ाई। इरेन और उनके पति फ्रेडरिक ने 1935 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। क्यूरी परिवार दुनिया का सबसे सफल नोबेल परिवार बना। मैरी ने न केवल दुनिया को तत्व दिए, बल्कि एक ऐसी बेटी भी दी जिसने विज्ञान की मिसाल को बुझने नहीं दिया। इरेन ने अपनी मां की तरह ही रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी में नए आयाम स्थापित किए और नोबेल गौरव हासिल किया। रेडियम, विज्ञान का भविष्य, फ्यूचर ऑफ रेडियम। रेडियम ने न केवल चिकित्सा बल्कि परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी और अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। मैरी की खोजों ने आधुनिक युग का आधार बनाया। आज हम जो परमाणु बिजली घर या अंतरिक्ष यानों की बैटरी देखते हैं, उन सब की जड़ें मैरी क्यूरी के उस पुराने शेड में छिपी हैं। रेडियम की चमक ने भविष्य के विज्ञान के अंधेरे रास्तों को रोशन कर दिया। पैंथियन में सर्वोच्च सम्मान, रेस्टिंग विद हीरोज। 1995 में मैरी क्यूरी के अवशेषों को फ्रांस के पैंथियन में स्थानांतरित किया गया। वह अपने गुणों के आधार पर यहां दफनाई जाने वाली पहली महिला बनी, जो उनके सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। फ्रांस ने उन्हें अपना राष्ट्रीय नायक माना। पैंथियन वह जगह है जहां फ्रांस के सबसे महान सपूत विश्राम करते हैं। मैरी क्यूरी वहां शांति से सो रही है, लेकिन उनकी खोजें आज भी दुनिया को जगा रही हैं। निष्कर्ष, एक प्रेरणा, कंक्लूजन। मैडम क्यूरी का जीवन हमें सिखाता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। मैडम क्यूरी ने एक बार कहा था कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, बस उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि उनके जीवन की यह कहानी आपको भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। मैं मनमोहन चौहान आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।